नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बारे में कि उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें तेजस्वी को वो सलाह देते नजर आए थे। उसके बाद लालू के करीबी जो हैं सुनील सिंह, उन्होंने शिवानंद तिवारी पर अटैक किया है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने कैसे उनके लगातार वो एक्स पर पोस्ट करती रहती हैं और कैसे उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम कांग्रेस की रैली के बारे में भी जिक्र करेंगे कि कांग्रेस जो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर इस बार रैली करने जा रही है 14 दिसंबर को, उसमें कौन कौन से घटक दल शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की बात करेंगे हम क्योंकि एनकाउंटर जो है वो बुधवार की देर रात पटना में हुआ है और उसके बाद जो जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने जो है एनकाउंटर को लेकर कहा है कि अपराधियों का एनकाउंटर जो है वो जरूरी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। बुलडोजर एक्शन के बाद अब एनकाउंटर एक्शन की भी बात हो रही है। तो इसके साथ हमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पंकज कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिवानंद तिवारी के बारे में, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और लालू के करीबी रहे हैं। तो आरजेडी के रणनीतिकार के रूप में भी उनको देखा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं कि तेजस्वी को जब पार्टी का नया कमान मिला था तो उस समय मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते। उसके अलावा वो लिखते हैं कि संजय यादव और जगदानंद भाई दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। क्या लगता है आपको कि इस तरह का जो पोस्ट किए हैं शिवानंद तिवारी, उसके बाद सुनील कुमार सिंह ने तेजस्वी के बचाव में शिवानंद तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा कि तथाकथित अवसरवादी तिवारी बाबा को जब जेडीयू या बीजेपी कुछ बनाने का आश्वासन नहीं देगा तब तक ये आरजेडी के विरुद्ध रुदाली विलाप जो है वो करते रहेंगे। इस तरह का पोस्ट सुनील सिंह किए हैं। क्या लग रहा है आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, आरजेडी के भीतर जबरदस्त गहमा गहमी है, जबरदस्त उथल पुथल है और उथल पुथल इस बात को दर्शाता है। दरअसल आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी जो भी लिख रहे हैं उसका बहुत इम्पैक्ट राजनीतिक रूप से नहीं पड़ेगा। दरअसल शिवानंद तिवारी कोई ओबीसी और ईबीसी समाज से आते नहीं हैं। शिवानंद तिवारी कोई ब्राह्मण समाज के भी नेता नहीं है। शिवानंद तिवारी विद्वान जरूर हैं, राजनीति का ज्ञान उनका बहुत तगड़ा है, लेकिन ये भी सच बात है कि अवसरवादिता में भी शिवानंद तिवारी का नाम उच्च श्रेणी में आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारे उनके राजनीतिक मित्र ही कहते रहे, उन पर आरोप लगाते रहे, ये मेरे एक शब्द भी नहीं है। पर शिवानंद तिवारी के पास बिहार और देश की राजनीति का जोरदार ज्ञान है, बहुत अच्छी समझ है और राजनीति वो विरासत में पाए भी थे। उनके पिता भी बड़े समाजवादी थे, इस बात को आप जान लीजिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिवानंद तिवारी बहुत कुछ कह रहे हैं तो उसके गहरे मायने जरूर हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट भले ही ना हो, लेकिन जो सुनील सिंह कह रहे हैं वो राजनीतिक अवसरवादिता की ही बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की ही बात कह रहे हैं। और दरअसल सुनील सिंह यही कहना चाह रहे हैं कि ये तब तक रुदाली करते रहेंगे, तब तक रोते रहेंगे आरजेडी के खिलाफ, उसके शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव के खिलाफ, जब तक जेडीयू और भाजपा में उनको जगह ना मिल जाए। अगर आप उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को देखेंगे, अगर आप शिवानंद तिवारी की बात करती हैं तो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो समता पार्टी, जेडीयू, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर आरजेडी, आना जाना टू एंड फ्रो होता रहा है। मजेदार बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हाई कोर्ट में चारा घोटाले मामले में अगर कहते हैं कि कोर्ट जाने वालों में भी शिवानंद तिवारी का ही नाम आता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, भले वो सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, शिवानंद तिवारी की भी चर्चा होती है, फिर लालू प्रसाद के साथ भी चले जाते हैं, तो इनकी चर्चा, इनकी बात अक्सर होती रहती है। पार्टी में ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको बेहतर तरीके से पता है कि आरजेडी जैसी पार्टी में, जो कि पूरे तरीके से परिवारवादी है, कोई भी क्षेत्रीय दल परिवारवादी, आप जान लीजिए जेडीयू भी परिवारवादी अब नहीं होगी तो जेडीयू को बचाना मुश्किल होगा। आप देख लीजिए
आप साउथ चले जाइए, डीएमके परिवारवादी नहीं होती तो डीएमके को बचाना मुश्किल होता। आप बंगाल चले जाइए, अगर ममता बनर्जी परिवारवादी नहीं होंगी तो टीएमसी को बचाना मुश्किल होगा। तो हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो एक नेता, एक परिवार के करिश्मा से ही बचती हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव लीडर हैं, ये सबको एक्सेप्टेबल है, इस पे कोई किसी को शक शुबा नहीं है, ये शिवानंद तिवारी भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव किसको भाव दे रहे हैं, उन्होंने किस तरह का कॉटरी बनाया हुआ है, उसमें तेजस्वी माफ करिएगा शिवानंद तिवारी या बूढ़े नेताओं को कितना सुना जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल भी मैंने अपने चैट में कहा था, मैंने बताया था कि देखिए एक समय ऐसा था कि कई सारे ऐसे नेता जो कि अभी वृद्ध नेताओं की श्रेणी में चले गए हैं, चाहे ललित यादव हो, चाहे भोला यादव हो, चाहे जयप्रकाश यादव हो, इन चाहे सिद्दीकी साहब हो, ये सब लोग मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, इन सब जगह के टिकट डिसाइड करने में इनका बड़ा रोल होता था। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब होता क्या है कि इनके कहने पर 1-2 टिकट दे दिया जाता। और मेरी जानकारी में समीक्षा बैठक में जब तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मैं एक्सपीरियंस लीडर का सुनता नहीं हूं, तो मैं बताऊं किस किस की मैंने क्या कौन कौन सी बात सुनी है, ये मैं बताऊं। और इसी बीच लालू प्रसाद कूद पड़ते हैं, कहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव होंगे, प्रतिपक्ष के नेता यही होंगे, पार्टी के नेता भी यही होंगे, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। समझ लीजिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी उस दिन कह रही होती हैं जब एक दिन पहले रोहिणी आचार्य नाराज होकर के निकलती हैं घर से और तरह तरह के आरोप लगाती हैं तेजस्वी और उनके आसपास के लोगों पर। अब जरा सोचिए कि उस समय लालू प्रसाद यादव ने यह मैसेज बड़ा साफ दे दिया कि अगर पार्टी की बात है तो पार्टी की विरासत संभालने का एक ही व्यक्ति को अधिकार है, वो है तेजस्वी यादव। इसलिए अपने बेटियों को, अपने बेटे को उन्होंने बड़ा साफ मैसेज दे दिया कि तेजस्वी यादव के हिसाब से ही पार्टी चलेगी। अब ये बात किसी को बुरी लग सकती है पर सच तो यही है। पर दूसरी बात, जब बाहर आकर के उनसे परिवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह मेरा पारिवारिक मसला, हम इससे निपट लेंगे। पर कुल मिलाकर के जान लीजिए कि ऐसे कई नेता जो अब नाराजगी दिखा रहे हैं या पीछे कुछ कुछ शब्द छोड़ रहे हैं, कोई खुल करके लिख रहे हैं, तो ये बात आप जान लीजिए कि ये वो नेता हैं जो कि जिनको ये पता है कि अब तेजस्वी की टीम में उनके लिए जगह नहीं है और वो उस पार्टी में प्रासंगिकता तलाश रहे हैं। वो अपने बेटे को टिकट दिला देते हैं, अपने लोगों को 1-2 को टिकट दिला देते हैं, पर जो फ्रीडम मिलता था लालू प्रसाद के समय में, वो फ्रीडम तेजस्वी यादव के समय में नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से सुनील सिंह ने करारा प्रहार किया है और वो ये जान लीजिए शिवानंद तिवारी के खिलाफ ही किया है। अब सुनील सिंह की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो भी जो कोर कमेटी है तेजस्वी यादव की, उसमें वो भी एंट्री मारते हैं, बीच बीच में उनका एग्जिट हो जाता है, फिर वो अपनी प्रासंगिकता बनाते हुए उसमें एंट्री मारने का प्रयास करते हैं। तो एक अजीबोगरीब कहानी है। देखिए तेजस्वी यादव के लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो संजय यादव हैं, रमीज हैं, ये बात आप जान लीजिए, उसके साथ शारिक हैं, नीरज हैं, इन सब लोगों की नजदीकियों पे अटैक है। और दरअसल तेजस्वी को अटैक करके ये बाकी लोग जो इस क्लोज रिंग से बाहर बैठे हैं, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि तुम इन लोग की सुन रहे हो, तुम मेरी सुनो। इसलिए जब ऐसा अवसर आता है तो कुछ शब्द वेदी बांध छोड़ करके, कुछ बातें लिख करके एक तरीके से अटैक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे तेजस्वी यादव अनसेटल हो और फिर इन लोगों की महत्ता बढ़े, इन लोगों की बात सुनी जाए। मैं तो यही देख पा रहा हूँ। एक बात आप ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव को लेकर के यही शिवानंद तिवारी चुनाव से पहले क्या लिख रहे थे, जरा ये समझिए। इसमें कोई शक नहीं कि शिवानंद तिवारी बहुत अनुभवी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शिवानंद तिवारी बहुत ज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं कि आरजेडी में
शायद इक्के दुक्के लोग ऐसे होंगे जिनके पास राजनीतिक ज्ञान शिवानंद तिवारी की तरह होगा, पर शिवानंद तिवारी अपने बयान को बदलने के लिए, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए जाने जाते हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? और दूसरी बड़ी बात कि वो अगर विरोध भी करते तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा आरजेडी में, मुझे तो नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट वृद्ध ग्रुप में भी नहीं आते। आप देख लीजिए, कल मैं कई लोगों से बात कर रहा था आरजेडी में, तो उन लोगों ने कहा कि जगतानंद सिंह नाराज भी थे, तो उनकी नाराजगी मीडिया में आती थी। वो भी तो नाराज थे तेज प्रताप यादव से, उनकी नाराजगी आपने कब सुनी? जगतानंद सिंह आना बंद कर दिए थे तो क्या उन्होंने कभी मीडिया में कुछ कहा? मीडिया स्पेकुलेट करता रहा, लेकिन जब उनको जो कहना होता था सीधा लालू प्रसाद से कहते थे या उस परिवार से कहते थे। इसलिए जगतानंद सिंह की इज्जत है, वो रेस्पेक्टेबल है। लेकिन शिवानंद तिवारी कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जगता बाबू और संजय यादव ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दिया। अब सवाल यह है कि अगर वृद्ध नेता की बात करें तो जगतानंद सिंह मोस्ट ट्रस्टेड हैं, और अगर नए नेता की बात करें तो संजय यादव सबसे ज्यादा ट्रस्टेड माने जा रहे हैं। अब इन दोनों पर अटैक कर शिवानंद तिवारी क्या तेजस्वी यादव को बदल पाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। आप सोशल मीडिया पर खुलकर लिखने की बात की है तो जिक्र हो रहा है अभी लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य का, और मैं कोट करूंगी, उन्होंने लिखा है एक सैंडल पर कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाली व्यवस्था जो है वो मुद्दे को हल के मद्देनजर अपर्याप्त है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। क्योंकि इस बात का जिक्र करना सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रोहिणी आचार्य इससे पहले जब वो घर से निकली थी तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि मायका बेटी के लिए सही नहीं है, जितनी जल्दी है चले जाना चाहिए। और फिर अचानक से वो कह रही हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या चेंजेस आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल एक आदर्श बेटी ने उठाया है। मैं तो रोहिणी आचार्य को आदर्श बेटी की तरह देखता हूँ। देखिए, आदर्श बेटी होना अलग बात है और आदर्श राजनीतिज्ञ होना दूसरी बात है। इस बात को आप समझिएगा। एक बेटी के तौर पर उन्होंने पिता के लिए जो किया, लाख लोग ये कहें कि बदले में उन्होंने ये लिया वो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बदले में कुछ भी लालू प्रसाद दे दें पर उसकी कीमत चुका पाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। और एक बेटी अपने परिवार की जिंदगी को ताक पर रख करके, क्योंकि कोई भी बेटी या महिला अपने परिवार की फोकल पॉइंट होती है। ये जान लीजिए, अगर वो घर को मजबूत नहीं रखेगी तो उसका पति बाहर अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए महिला और पुरुष की तुलना जब की जाती है तो मैं इससे बहुत सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि दोनों अपने अपने अलग अलग जगह पर बहुत पूजनीय हैं। पर सवाल है इसमें पॉलिटिक्स का। मैं कोई बहुत सामाजिक ज्ञान देना नहीं चाहता, पर सवाल यह है कि इसमें राजनीति क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उन्होंने सामाजिक चलन पे बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि हमारे समाज की सोच जरूर ऐसी है कि वो पितृसत्तात्मक है, वो पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। और ये कहा जाता है कि जब बेटियों की विदाई होती है, और ख़ास तौर पर कहा जाता है हम लोग के समाज में, जब बेटियों को दान किया जाता है तो दान करने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। पर इसी सवाल पर रोहिणी आचार्य जवाब तलाशने का प्रयास कर रही हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कदम उठा रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए दे दीजिए, पोशाक दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पर ये काफी है क्या एक महिला को, एक बेटी को इस पितृसत्तात्मक समाज में दरअसल अपने परिवार में, अपने पिता के घर में
निडर लौटने के लिए वो काफी है क्या, निर्भीक लौटने के लिए वो काफी है क्या, बिना किसी को एक्सप्लेनेशन दिए बगैर वो काफी है क्या उसका वो हक वही बरकरार है जो शादी से पहले वो हक हुआ करता था। और जब तक वो हक बरकरार नहीं रहेगा तब तक किसी भी महिला का शोषण होता रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इसमें कोई मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर पाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन की दरकार है, सामाजिक सोच की दरकार है। मैं बड़ा सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। मैं रोहिणी आचार्य के जितने भी कंडक्ट को देख रहा हूँ, मैं कोई बहुत नज़दीक से उनको नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो डिग्री से डॉक्टर हैं, इतना ज़रूर पता है सिंगापुर में रहती हैं, उनके पति भी बेहद काबिल टेक्नोक्रेट हैं और वो भी जिस तरीके से बात करती हैं उससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। और जब ये सारे गुण हैं, फिर लालू प्रसाद ने अपने बेटे को ही अपनी राजनीतिक विरासत देने की क्यों सोची, ये एक सवाल उठता है। और अक्सर लोग ऐसा ही क्यों करते हैं। आप कह सकते हैं सोनिया गांधी पे भी सवाल उठता है कि उन्होंने राहुल गांधी को ही क्यों दिया, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं चुना, जबकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा क्राउड पुलर हैं, ज़्यादा कैपेबल हैं। आप कांग्रेसियों से ही बात करेंगे तो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है इस समाज के लिए कि आखिरकार पितृसत्तात्मक समाज में बेटियों के लिए जगह क्या है। क्या खास तौर पर जब शादीशुदा हो जाती है तो अपने पिता के घर में वो निर्भीक होकर के लौट सकती है क्या? उस सवाल को उठाने का प्रयास रोहिणी आचार्य ने किया। ये तो सामाजिक बात हो गई, पर इसका पॉलिटिकल पहलू जान लीजिए कि रोहिणी आचार्य इतनी दुखी है कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया, पर पिता ने क्लियर कट कह दिया कि भाई राजनीतिक विरासत मेरा कोई संभालेगा तो तेजस्वी यादव ही संभालेगा। अब रोहिणी आचार्य इस बात से लेकर के भी मुझे हैरान दिखाई पड़ रही हैं कि वो ये कहना चाहती हैं कि ये कैसा समाज है कि बेटी इतना कुछ कर भी दे पर बेटी का कोई मोल नहीं, पिता के हर चीज पे बेटी का कोई अधिकार नहीं। ये किस तरह का समाज है? और अगर इस तरह का समाज बना रहा तो महिलाओं के शोषण से कौन वंचित कर सकता है? दरअसल वो एक सामाजिक तौर पर इस बात को ले जाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि वो बेहद प्रबुद्ध है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनका चोट इस बात को लेकर के भी, उनका दर्द इस बात को लेकर के भी कम नहीं हुआ कि इनके साथ इतना कुछ हुआ, पर पिता अगले ही दिन कहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव संभालेंगे। तेजस्वी यादव के शान शौकत में कोई कमी नहीं हुई और रोहिणी आचार्य हाशिए पर दिखाई पड़ रही हैं। और ये सब देखने के बाद उनका दिल टूटा है। बीच बीच में वो मुझे लगता है गंभीर चिंता कर रही हैं और उनकी जो सोच समझ है उसको अपने एक्स के जरिए बताने का प्रयास कर रही हैं कि एक पितृसत्तात्मक समाज में बेटी अपनी जान भी भले ही पिता के लिए दे दे पर बेटी को कुछ हासिल नहीं होता। उसे इस बात का भी डर रहता है कि शादी के बाद क्या वो निर्भीक होकर के बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए हुए अपने पिता के घर लौट सकती है क्या? तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि जो लालू प्रसाद कहते थे कि वो ये उनका पारिवारिक मसला है, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया। सर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कांग्रेस जो है वो 12 दिसंबर से रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, कई सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस विचार कर रही है कि सहयोगी दल को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रैली को लेकर महागठबंधन के घटक दल से हमारे ही संवाददाता सुजीत कुमार ने कई लोगों से बातचीत की तो उतना उत्साह नजर नहीं आया। घटक दल तो ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंटली कांग्रेस की रैली है, और जहां तक कांग्रेस के नेताओं से बात की उन्होंने कहा कि शामिल हो सकते हैं हमारे साथ सहयोगी दल। नहीं, देखिए इसमें दो पहलू है, इस बात को समझिए। एक पहलू तो यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने यात्रा की ना बिहार में, आखिरकार कांग्रेस को हासिल क्या हुआ? ये कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में, आप यही कह सकते हैं। और बिहार में जब कोई ये मुद्दा नहीं था तो अन्य पार्टियों को भी लग रहा है कि कांग्रेस के इस मुद्दे में क्या दम है।
इसलिए वो ये कह करके भाग जा रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की रैली है, हमें बुलाया नहीं गया है। लेकिन थोड़ा इसके पीछे चलिए, आपको याद होगा राहुल गांधी की यात्रा का जब समापन था तो पटना गांधी मैदान में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी और उसमें भी तेजस्वी यादव जिस तरीके से दुखी हुए थे, नाराज हुए थे और बाद में वो किसी तरीके से निकल पाए थे, क्योंकि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी को बहुत बड़ा दिखाया गया था और ऐसा कह रहा था कि ही स्टोल द शो, उन्होंने पूरे शो को हाईजैक कर लिया था और ये तेजस्वी यादव और ये सब लोग बौना दिखाई पड़े थे। इस तरह की बात हुई। बाद में आप देखिए जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो कई लोग ये कह रहे थे कि हम लोग जमीनी मुद्दे से दूर रहे, जमीनी मुद्दे में कहीं एसआईआर था नहीं, कांग्रेस की सभा में उनके लोग होते नहीं थे, हम अपने लोगों को भेजते थे, उनकी सभा हिट हो जाती थी, बाद में वो क्रेडिट खुद लेते थे। तो अगर आप बिहार की बात करेंगे तो कांग्रेस का कोई भी घटक दल ये देख रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का आधार वोट बैंक क्या है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे भी ऐसी उठाती है जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट वो और नेगेटिव हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एसआईआर को लेकर के आपने देखा कि संसद में भी किस तरह की चर्चा हुई और जब जोरदार चर्चा हुई तो कई बार अमित शाह और राहुल गांधी में नोक-झोंक भी हुई, आपने ये भी देखा होगा। तो कांग्रेस को लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस इस बारे में रैली कर रही है, पर उनके घटक दलों को बिहार में तो नहीं दिखाई पड़ता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो लोग आने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि घटक दलों के बीच में भी ये मैसेज है ना कि भाई ये कौन सा मुद्दा है। अब आप सोचिए, मुकेश सहनी राहुल गांधी के साथ तालाब में कूद रहे थे, बेगूसराय में मछली पकड़ने और तालाब कैसा होता है, राहुल गांधी के साथ साथ मुकेश सहनी भी कूद रहे थे और जब कूद गए तो ज्यादा एसोसिएटेड दिखाई पड़े राहुल गांधी के साथ, तो मुकेश सहनी को कोई वोट ही नहीं मिला, वो एक सीट नहीं ला पाए। तेजस्वी यादव कहां पहुंच गए देख लीजिए। समीक्षा बैठक में कांग्रेस को लेकर के तेजस्वी यादव के समर्थक यानी आरजेडी के लोग क्या कह रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की प्रासंगिकता क्या है और कांग्रेस बिहार में कितना इफेक्टिव है, कौन सी जाति उसका आधार वोट बैंक है। मुझे लगता है उसके घटक दल को बात ये समझ में आ गई है, इसलिए वो लोग सीधा तो कह नहीं सकते कि राहुल गांधी की सभा में नहीं जाना है, एसआईआर वाले मुद्दे पे हमें उस सभा में नहीं जाना है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अरे भाई उन्होंने हमें बुलाया नहीं, ये कांग्रेस की सभा है और ये कह रहे हैं जो आना चाहे आ जाए। पर सच बात यह है कि एसआईआर को लेकर के कांग्रेस भी खुद को क्रेडिट देना चाह रही है और जो दूसरी पार्टियां हैं उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, और इसलिए दोनों लोगों के बीच में ये बात कॉमन इंटरेस्ट का बन नहीं रहा, इसलिए सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती दिखाई पड़ नहीं रही। बिल्कुल। और हम बात करेंगे अब एनकाउंटर एक्शन की, क्योंकि पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ परसों, और उसके बाद जेडीयू के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का एनकाउंटर जो है वो जरूरी है। इसके बाद क्योंकि बुलडोजर एक्शन की लगातार बात हो रही थी, उसके बाद अब एनकाउंटर एक्शन की बात हो रही है। तो सर क्या लग रहा है आपको, बिहार में एनकाउंटर एक्शन क्या जरूरी है? देखिए ये बात जेडीयू के सांसद कर रहे हैं, जरा सोचिए, और ये अपने आप में बताता है कि जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो ये बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन खल्लास की बात कर रहे हैं। इसका नाम एक तरीके से दिया जा रहा है ऑपरेशन खल्लास। ऑपरेशन खल्लास का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि पहले आप ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको मारिए, उनके मन में एक फियर फैक्टर होगा और उसके बाद अपराध में कमी आएगी। दरअसल आपको मैत्री ये हम बताना चाहेंगे कि ये अंदाज तो बीजेपी का है, बीजेपी में भी ये योगी बाबा का अंदाज है। क्या जेडीयू के भी लोग अब योगी बाबा का अंदाज अपनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार तो उसके पक्षधर रहे नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू में भी एक बड़ी फौज है जो बीजेपी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करना चाहती है? क्या बिहार की राजनीति उस ओर बढ़ रही है क्या जो सम्राट चौधरी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को अपनाना चाह रही है जेडीयू के लोग? और अगर इस दिशा में जेडीयू के नेता बढ़ रहे हैं तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि क्या आने वाले समय में जेडीयू के नेता जो बड़े सांसद हैं, जो विधायक हैं,
क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि ड्राइविंग सीट पे बीजेपी बैठेगी? सम्राट मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा। मैं सम्राट मॉडल ऑफ गवर्नेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सम्राट भी अपना इमेज उसी तरह का बनाना चाहते हैं जैसा योगी आदित्यनाथ का है। वो बुलडोज कर रहे हैं तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, कहीं पे इनकाउंटर हो रहा है तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आज कल ही उन्होंने ये कहा है कि ये गुंडा बैंक नहीं चलेगा, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो जो सम्राट चौधरी का अंदाज है उसमें कहीं ना कहीं बाबा योगी आदित्यनाथ का अक्स दिखाई पड़ता है, और वो अक्स दिखाई पड़ता है तो क्या ये जो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है खासतौर पर अपराध के मसले पर सम्राट चौधरी अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और क्या जेडीयू के नेताओं, विधायकों और सांसदों को ये पसंद है? अगर ये पसंद है तो इशारा किसी और जा रहा है कि भाई जल्दी ही चेंज ऑफ गार्ड होगा, सम्राट ड्राइविंग सीट पर होंगे, जेडीयू के नेता उनको पीछे से समर्थन दे रहे होंगे। अंदर खाने बड़ी चर्चा भी चल रही है। हम अगला शो भी इसी पर करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है, पर यह अपने आप में बड़ी कहानी बयां करती है। जी, अब अगले शो का भी वक्त हो चला है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।